खुदावंद किस्म से कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। प्रोग्राम आओ चले में आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर जयपाल छाबड़िया के क्लिनिक में, जो कि आई सर्जन भी हैं, लेकिन हम आपको इस लिहाज से उनसे मिलवाने आए हैं क्योंकि वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के बहुत इफ़ेक्टिव मेंबर भी हैं। हम आज माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर उनसे बात करेंगे और प्रोग्राम आओ चले में उम्मीद है आज आप उनसे बहुत सारी बातें सुनेंगे और उम्मीद है कि आप उनसे कुछ सीखेंगे। तो हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, चलते हैं डॉक्टर जयपाल छाबड़िया के पास। व्यूअर्स, क्योंकि आज हम मिस्टर जयपाल छाबड़िया साहब के पास यहाँ पर आए हैं और हम उनसे माइनॉरिटी के जो डिफरेंट मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उन सब पर बात करेंगे। और आइए मिलते हैं जयपाल छाबड़िया साहब से। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ BTL का कि आप यहाँ आएँ और वेलकम करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। सर, आप सबसे बड़ी बात, आपका प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं और आई सर्जन भी हैं। आपकी जो स्पेशल फील्ड है वो आप आंखों का इलाज करते हैं, तो उस लिहाज से भी मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ। लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इंटरेस्ट है आपसे बातचीत करने का वो है कि आप जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उसके एक्टिव मेंबर हैं। तो हम आज चाहेंगे कि हम पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके चैलेंजेस पर बात करें, उनके इश्यूज़ पर बात करें और उनके हल क्या हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, जो आप लोग बड़े हैं हमारे, उनके पास उसके क्या हल हैं, हम उन पर बातचीत करते चलेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे चाहूँगी कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त मजहबी अक़लियतें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रही हैं और तकलीफ़ उठा रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं मजहबी अक़लियतों की मजहबी आज़ादी को पाकिस्तान में? अच्छा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको मुसलमानों के साथ बनाने में क्रिश्चियन और हिंदुओं ने भी एक रोल प्ले किया। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ये बदकिस्मती है कि वो सिलेबस में भी नहीं पढ़ाया जाता और हमारी जनरेशन को या जो मुस्लिम्स हैं उनको भी पता नहीं है कि और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं तो उनको अपना एक हीरो मानता हूँ कि ही वाज अ सेक्युलर पर्सन। और उसका सबूत ये है कि उसके साथ जोगेंद्र नाथ मंडल एक हिंदू ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को और क्रिश्चियनों ने SP सिंघा और कार्निलियस खुद थे जो पहले लॉ सेक्रेटरी थे, बाद में चीफ जस्टिस बने, तो वो पहले फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी थे। तो इन्होंने मिलके और क्रिश्चियनों ने तो साइमन कमीशन में भी लिख कर दिया था कि हमारी जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान में शामिल किया जाए। मतलब कि वो एक अपनी ख्वाहिश के तहत, विल के तहत पाकिस्तान में शामिल हुए थे और जोगेंद्र नाथ मंडल ने भी अपने विल के तहत एक सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। और वो मुस्लिम लीग का अलाई था क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले जो बंगाल में हुकूमत बनी थी वो जोगेंद्र नाथ मंडल अगर उनको सपोर्ट नहीं करते थे तो उनका वज़ीर आला नहीं बन सकता था मुस्लिम लीग का। तो वो उनका अलाई था क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल के वहाँ 22 पार्लियामेंटेरियन थे ईस्ट बंगाल में। जी बिल्कुल। और उसी के तहत क्योंकि वो अलाई था तो पाकिस्तान बनने से पहले जब 46 में कैबिनेट बनी थी, एक आर्जी जो कैबिनेट बनी थी, तो उसमें भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी मुसलमान का नाम नहीं दिया था, जोगेंद्र नाथ मंडल का लॉ मिनिस्टर के तौर पर नाम दिया था। तो ये क्योंकि उसका अलाई था एक। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है लेकिन इसको बताया नहीं जाता। बिल्कुल दुरुस्त। अभी चैलेंजेस ये हैं कि आप जैसे बता रही हैं कि दुनिया में एक मशहूर है कि माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। बिल्कुल बात सही। तो पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन असेंबली में उसके लिए
खड़े नहीं होते या पब्लिक प्लेसेस पे डिमांड नहीं करते कि ये अच्छी बात है कि हम अप्रिशिएट करते हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम उसको अप्रिशिएट करें। जैसे इमरान खान ने करतारपुर का एक फैसिलिटी दी, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको हम जितना अप्रिशिएट करें कम है। कटास राज का मंदिर खोला गया जो 70 साल में नहीं मिला था, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। पहली दफ़ा मिनार्टी कमीशन एक ऐसी बनाई गई है जिसका चेयरमैन नॉन मुस्लिम है, एक हिंदू है, 70 सालों में। नहीं तो पहले जो कमीशन बनाते थे तो उसका चेयरमैन भी मुस्लिम को बनाते थे, तो ये पहली दफ़ा। इसको हम बाद में इस क्वेश्चन को अलग से, ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन पे बात, ठीक है, इस पे हम उस पर बात करेंगे। लेकिन हम समझते हैं जो तकलीफ़ें हैं, हमें जो प्रॉब्लम है, हमें उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात क्या करनी पड़ेगी, हमारे साथ पाकिस्तान में अगर फोर्स कन्वर्जन होता है, क्योंकि हमारी जो कमीशन है वो लॉ मेकिंग कमेटी नहीं है, हम लॉ नहीं बना सकते, हम रिकमेंडेशन सिर्फ दे सकते हैं। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, तो अल्टीमेट जो हमें राइट्स मिलने हैं वो पार्लियामेंट से मिलने हैं। जी बिल्कुल। तो फोर्स कन्वर्जन का इशू जो है उस पे जब तक हम, जैसे आपने देखा 2016 में सिंध हुकूमत ने या सिंध असेंबली में मेजॉरिटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और वो एक बिल भी चला गया था गवर्नर के पास, लेकिन उसको वापस लिया गया जो फोर्स कन्वर्जन के लिए था, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए था वापस, कि एक दफ़ा हो गया। अभी जो नेशनल कमीशन में ऊपर जो है पाकिस्तान नेशनल असेंबली में जो रमेश लाल ने एक बिल पेश किया, उसको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था तमाम लोगों को, गवर्नमेंट को प्लस अपोजिशन को, लेकिन ऐसा बदकिस्मती है वो नहीं हुआ, तो वो भी वहाँ रिजेक्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ इनका अल्टीमेट हल ये है कि जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे, अपना वॉइस रेज नहीं करेंगे, जो अपने प्रॉब्लम्स के लिए खड़े नहीं हो जाएंगे, तो हमें हकूक़ मिलेंगे नहीं। देखो फोर्स कन्वर्जन का जो मसला है, ये जब जोगेंद्र नाथ मंडल थे उन्होंने रिज़ाइन जो किया था, उस वक़्त भी ये मसाइल डेवलप हुए थे। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि बहुत ही सेक्युलर आदमी थे और वो उनका विजन बहुत क्लियर था, और उन्होंने 11 अगस्त को जो स्पीच की थी, मैं तो कहता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि यू विल बी द इक्वल सिटीज़न एंड नथिंग हैज़ टू डू द स्टेट विद द रिलीजन एंड यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल, मॉस्क एंड द चर्च। तो उन्होंने एक खुले एक पैगाम दिया था। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई थी, जो सेकंड वज़ीर आज़म बने थे, ख्वाजा गवर्नर बल्कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो बने थे, तो उन्होंने के कायदे-ए-आज़म के बाद उनके जो विजन से वो हट गए थे। दुरुस्त। तो उन्होंने एक रिलीजन को स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना दिया, तो वहाँ से एक जो चेंज आना शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ हम जो डिमांड करते हैं कि कायदे-ए-आज़म ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, और कायदे-ए-आज़म के कमिटमेंट की वजह से क्रिश्चियनों ने, हिंदुओं ने यहाँ पाकिस्तान में इसलिए रहना पसंद किया, उन्होंने माइग्रेट नहीं किया। और ये सवाल मैंने अपने वालिद से भी पूछा था कि आपने माइग्रेट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बताया कि कायदे-ए-आज़म ने की। जब स्पीच हमने सुनी, क्योंकि वो भी छोटा था, उसने बताया कि मैंने यही सवाल अपने बाप से किया था, मेरे दादा से। तो उन्होंने बोला कि हम इसलिए रह गए थे क्योंकि यहाँ कायदे-ए-आज़म ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की थी। तो मैं समझता हूँ हम उस कायदे-ए-आज़म की कमिटमेंट को हमें बाकायदे इसके हुकूमत से मनवाना पड़ेगा, क्योंकि ये कसूर इमरान खान का नहीं है, ये कसूर बिलावल भुट्टो का नहीं है, ये कसूर नवाज़ शरीफ का नहीं है, ये उनसे पहले की बात है। लेकिन इन सब को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा कि जैसे इमरान खान एक मशहूर चीज़ कहते हैं कि हमारे से गलती हो जाए तो यू टर्न लेने में कोई
बुराई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको यू टर्न लेना पड़ेगा कि तो सर उसको यू टर्न क्यों कहा जाता है, गलती को सुधारना क्यों नहीं कहा नहीं, जाता? उसको ठीक है, उसको डिफरेंट आप तरीका लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यू टर्न भी ये होगा कि जैसे मैं किसी चीज़ से आगे निकल आया हूँ, मुझे जाना पीछे है, तो वापस आ जाएं। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि इसमें जो अक़लियतों को, यहाँ के रहने वाली मिनॉरिटीज़ को बराबरी देनी चाहिए, और इसका आइन में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये गलत किया गया है क्योंकि कायदे-ए-आज़म का ये विजन नहीं था कि आइन में लिखा जाए कि डॉक्टर जयपाल हो या कोई हो क्रिश्चियन हो कि वो मुल्क का सदर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। हम वैसे भी समझते हैं हम नहीं बन सकेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, लेकिन आइन में लिख देना ये एक डिस्क्रिमिनेशन को जाहिर करता है। जो क्योंकि कोई भी पार्टी, आज तक किसी पार्टी ने अपने आइन में ये नहीं लिखा कि उनकी पार्टी का सदर या जो कि गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, किसी भी पार्टी ने नहीं लिखा। तो मैं समझता हूँ इसी तरह आइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हटाया जाए और हम वैसे ना बनाया जाए तो हमें इसमें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन लिख देने से एक डिस्क्रिमिनेशन महसूस होती है, लाजमी महसूस होती है। और एक जो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है आम पाकिस्तानी कि हमें हमसे बराबरी का सलूक नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं अपने बड़ों से कि पहले पाकिस्तान में जब बना या उसके बाद भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं किया जाता था लोगों के साथ, यानी उनके साथ इतना तासुब नहीं था, लोगों के पास मज़हबी थोड़ी बहुत आज़ादी थी। आहिस्ता 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 तासुब की फ़िज़ा रोज़ बरोज़ बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या अवामिल हो सकते हैं? देखिए, इसका अवामिल तो ये होते हैं ना कि जो हमारे लीडर हैं, हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, हमारे सिलेबस बनाने वाले हैं, हमारा मीडिया क्या दिखाता है। अभी तो थोड़ी बहुत चेंज भी आई है, काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। मैं आपको छोटा सा मिसाल दूं, जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में पहले उन्होंने ही टीवी चैनल्स को अलाउ किया जो ये मल्टीपल खुले हैं, लेकिन पहले जब टीवी चैनल ओनली पीटीवी था, बिल्कुल सही, तो मुझे भी पीटीवी पे बुलाया था। तो एक एज ए हिंदू बुलाना उनको खट्टूमल को था, जो पीपल्स पार्टी का एमएनए है, उनका कोई फादर बीमार हो गया, वो नहीं पहुंचे तो मुझे बुला लिया। और एक माइकल जावेद थे जो एमपीए अभी हयात नहीं है, एक हीरा सिंह अभी ज़िंदा है, वो सिखों के, 3 हम लोग गए थे। तो आप यकीन करें कि मेरा पूरा इंटरव्यू उन्होंने सेंसर कर दिया था कि मैंने सिर्फ ये बोला था, लेकिन एक जुमला उन्होंने चलाया था, वो भी बड़ा मुश्किल था। तो उस ज़माने में मैंने ये बोल दिया था और ये करते नहीं। मैंने कहा इस मुल्क का सदर और वज़ीर-ए-आज़म हमें होली और दिवाली पे मुबारकबाद भी नहीं देते हैं। तो एक जुमला उन्होंने पता नहीं कैसे चला लिया था, बाकी सेंसर कर दिया था। लेकिन हमारे बाकी दोनों जो मेंबर थे, हीरा सिंह और माइकल जावेद, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वो इस हद तक आगे चले गए कि हम इस मुल्क में इतने बहुत ज़्यादा राइट्स हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं है। तो देखो, हमें सच बोलना पड़ेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, जो हमें वज़ीर-ए-आज़म ने दी हैं, जो कमीशन बेहतर बनाया है, लेकिन जो हमें नई चीज़ें मिल रही उस पर हमें बोलना पड़ेगा। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमें मिलेंगी नहीं। तो मैं समझता हूँ इस पर हमें बोलना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। और जिस तरह से आप अपनी तकरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई वुड लव टू लिसन दैट कि उसमें क्या था जो सारा पीटीवी ने सेंसर कर दिया। काश कि हमारे पास होता व्यूअर्स, ज़रा हम आपके साथ शेयर करते। हाँ जी, मैंने उसमें देखो कोई ऐसी नहीं बोला, मैंने बोला कि देखो पाकिस्तान में आप फिल्मों में ऐसा हिंदू क्यों दिखाते हैं जिसको चोटी है, जिसको तिलक है, जो मौके परस्त है, जो ब्याज खोर है। मेरे डॉक्टर जयपाल जैसा हिंदू क्यों आप क्यों नहीं दिखाते कि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं मुसलमान का भी वही इलाज करता हूँ, हिंदू का भी वही इलाज करता हूँ, हम ईद, दिवाली, होली एक साथ मनाते हैं। तो ये हिंदू आप कहाँ से लाते हैं? मुझे तो ये असेंबली में एक हिंदू भी ऐसा नज़र नहीं आता है जो इस हुलिये का शक्ल का हो। तो ये ब्रदरहुड कैसे डेवलप होगा? बिल्कुल, जब आप डिग्रेड करेंगे लोगों को उनके अपीयरेंस पर। इंडिया में जब मैं मूवी देखता हूँ, वहाँ अमर अकबर एंथोनी जैसी एक फ़िल्म बनी हुई है जिसमें, और वहाँ मैंने अभी एक फ़िल्म भी देखी थी, एक आई है
आलिया भट्ट की जो उसमें भी एक मुसलमान की जो उन्होंने रोल दिखाया है, इतना खूबसूरत रोल है कि वो एक पॉजिटिव इमेज देता है कि मुसलमान कैसा अच्छा होता है। लेकिन हम जब ऐसा हिंदू दिखाएंगे जो मौके परस्त हो, ब्याज खोर हो, मोबे वतन नहीं हो, मुल्क के लिए नहीं लड़ता हो, तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन अभी तो रिसेंटली ये चीज़ें, लेकिन अभी तक मैंने ये रखा था कि मैंने आज तक ड्रामा कोई नहीं देख रहा हूँ। आप हिंदू मुसलमान को तो छोड़ें, मैंने एक ड्रामा ऐसा नहीं देखा है जिसमें शिया सुन्नी भी दोस्त बनते हों, जिसमें सिंधी पठान भी कोई दोस्त बनते हों, जिसमें पंजाबी दोस्त बनते हों। तो इंटरफेथ हार्मनी कैसे डेवलप होगी इस मुल्क में? और मैं जो हिंदू हूँ तो मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, मैंने कोई हिंदुज़म एडाप्ट नहीं किया। अब बेनज़ीर भुट्टो इसलिए मुसलमान हैं, वो भुट्टो हैं कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुई, और हमें ये खुदा ने पैदा किया है, ये हमारी कोई चॉइस नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसको सेंसर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस मुल्क में एक मोहब्बत, भाईचारा डेवलप कर सकते हैं। अदाकार जावेद शेख मेरे साथ आए थे प्रेस क्लब में, होली पे हमने एक दूसरे को रंग लगाया था, 1-2 घंटे हमारे साथ थे, हमने केक काटा था। उससे पहले एक जमात इस्लामी वाले से मैंने नायब अमीर से केक कटवाया था। तो मैं ये मोहब्बत भाईचारा बढ़ सकती है तो हमें मीडिया में पॉजिटिव चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। और आपने जो बताया कि ये नफ़रतें क्यों बढ़ रही हैं, इसलिए बढ़ती हैं कि जब हम उसको रिलीजन को बढ़ाते जाएंगे, मज़हब को बढ़ाते जाएंगे। हम सिर्फ बच्चों को ये बताएंगे कि ये मुसलमानों ने सिर्फ मुल्क बताया था। आज अगर आप रोड पे खड़े होकर किसी आदमी से पूछते हैं कि ये पाकिस्तान मुसलमानों ने आज़ादी किससे ली, तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको बोलेंगे अंग्रेज़ों से ली, नहीं तो सारे बोलेंगे हिंदुओं से ली। हालांकि हिंदुओं की कोई हुकूमत नहीं थी, हिंदू तो खुद महकूम थे। लेकिन क्योंकि ये कंसेप्ट दिया गया है उनको कि हिंदुओं ने किया, हिंदुओं ने ये किया। और मैं समझता हूँ, देखें, हम जब तक ब्रदरहुड डेवलप नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान की किसी भी एक सियासी पार्टी को नहीं देख रहा हूँ जो कोई कायदेज़म वाला एक सेक्युलर विजन दे। तमाम लोग अपनी जलसों में, अपनी मीटिंगों में, अपने कॉर्नर मीटिंग में लोगों को बताते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या। अब पाकिस्तान का मतलब क्या, वो इस्लामी जब डिवाइड कर देते हैं तो मेरा रोल क्या बनेगा, तो जोगिंदर नाथ मंडल का रोल क्या बनेगा, SP सिंघा का रोल क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान का पहला वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं था? तो कायदे-ए-आज़म का विजन बिल्कुल क्लियर था, वो डिफरेंट था। वो इस पाकिस्तान को ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे जिसमें तमाम शहरी बराबर के उनके हुकूक होंगे, उनको आज़ादी होगी। कोई उसमें ये नहीं था कि इसका ये सदर नहीं बन सकता। ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले पीपल्स पार्टी ने, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा, सदर नहीं बन सकता। फिर 18वीं तरमीम में जो जिसके रज़ा रब्बानी साहब चेयर कर रहे थे, उन्होंने ये एक साइन किया कि पाकिस्तान का अब वज़ीर-ए-आज़म भी गैर मुस्लिम नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हालांकि इसके क्या लिखने की ज़रूरत है? आप देखें जितना कार्निलियस ने काम किया है, 8 साल चीफ जस्टिस रहे, तो उस जैसा किसी चीफ जस्टिस ने काम नहीं किया। राणा भगवान दास को देखें, उसका जो रोल है, आज तक कोई उस पर उंगली नहीं उठाता। जस्टिस दुराब पटेल पे कोई आज तक उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने कोई गलत फैसले दिए, बल्कि दुराब पटेल तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के अगेंस्ट चले गए थे कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो हमारे जो नॉन मुस्लिम हैं उनका एक रोल पॉजिटिव है, और मैं समझता हूँ इन पाबंदियों को ये ज़िम्मेदारी बनती है इमरान खान साहब की और बिलावल भुट्टो की और मरियम की कि ये जो गलतियां माजी में हुई हैं या जो पाबंदियां लगाई गई हैं, इनको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सही। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि मीडिया पर उनका जो उनके अपीयरेंस है वो कहाँ से लाई जाती है, या उनके प्रोफेशंस को, जैसे आपने कहा कि उनको एक तरक्की याफ्ता या तालीम याफ्ता लोग क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया जाता अपनी कौम के लिहाज से, तो उसके पीछे जब आपकी एक तासुब की सोच नज़र आती है कि आप इस तरह से लोगों को देखते हैं, तो ऑब्वियसली
फिर यही महसूस होता है कि आप उनको इस तरह देखते हैं और यही चश्मा लगाकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे ही देंगे। हम जब देखते हैं कि मसीही लोगों ने हेल्थ में कितना काम किया, सेहत में, तालीम में कितना ज़्यादा काम किया, तो हम जब भी उनको देखते हैं तो उनको एक स्वीपर के तौर पर दिखाया जाता है टेलीविज़न में, जबकि उनको बहुत उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उनको नहीं दिखाया जाता कितने पायलट्स, कितने जंगजू, कितने शहीद गुजरे हैं, लेकिन उनको नहीं दिखाया जाता। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि सिलेबस तक में उनको शामिल नहीं किया गया। अगर आप उनको सिलेबस में शामिल नहीं करेंगे, आपका एक मुसलमान बच्चा या एक मसीही बच्चा या हिंदू या सिख बच्चा कैसे जानेगा कि हम सब बराबर हैं? तो ये तो हुकूमतों का फ़र्ज़ बनता है, ये हमारे लीडर्स का फ़र्ज़ बनता है, और ये डेफिनेटली मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता है। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू यहाँ पर जारी है। हमारे साथ डॉक्टर जयपाल साहब हैं और हम बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आउट चलें, और उसमें हम आज मिलने आए हैं मिस्टर जयपाल छाबड़िया से, जो कि एक आई सर्जन भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के एक इफ़ेक्टिव मेंबर हैं, और हम आज उनसे इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पर मजहबी अक़लियतें हैं, उनके जो बड़े बड़े मसाइल हैं, गो के छोटे से लेकर बड़े बड़े मसाइल तक हम बात करते रहते हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहे फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल हो, चाहे ब्लास्फेमी लॉज का मिसयूज़ हो, चाहे जॉब कोटा है, चाहे सेहत या तालीम के मसाइल हैं, उन सब में माइनॉरिटीज़ को कम मौक़े दिए जाते हैं, और हम सब लोग सर जोड़कर इसलिए बैठते हैं ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि बड़ी खूबसूरत बात है कि हमें हर रोज़ अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी ताकि हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचे, क्योंकि पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट वाले ये मसाइल हल करेंगे और उसके ऊपर कानून बनाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बात करते हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की। बहुत बात सुनते हैं हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले ये बताइए कि इसमें ये क्या काम करता है, एक्चुअली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या फिर मेरा ये भी, पहले आप इसके ऑब्जेक्टिव्स बताइए, फिर उसके मैं मेंबर्स पे बात करूँगी कि उसके मेंबर्स की जो सिचुएशन थी या है उसके बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अच्छा, देखें, पाकिस्तान में कमीशन तो पहले भी बनती आई हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी बनती आई हैं, लेकिन हमारी जैसे जमहूरियत मजबूत नहीं हो पाई, तो इस तरह दूसरे इदारे भी मजबूत नहीं हो पाए। तो हमने आइडियल चीज़ें नहीं बनाई अभी तक। मैं तो इसको कमीशन को बहुत अच्छा तो मानता हूँ, लेकिन आइडियल कमीशन नहीं है जो होनी चाहिए। और जैसे हमने दुनिया का इल्म पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल चीज़ें देखते हैं, तो कमीशन हिंदुस्तान में भी बनी हुई है, उसको देखना चाहिए। और वहाँ जो हिंदू है हिंदुस्तान में, क्योंकि वो माइनॉरिटी नहीं है, वो मेजॉरिटी में है, तो इसलिए एक भी हिंदू इंडिया में जो माइनॉरिटी कमीशन है उसका मेंबर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हमें मेंबर बनाया गया है, हमारे मुसलमान जो भाई हैं। लेकिन असल में जब तक हम चीज़ों पे खुद उस पर बात नहीं करेंगे, तो हमारी पहली जब मीटिंग हुई थी तो हम दो लोग थे, एक मैं था, एक रमेश लाल मैंने थे, जिन्होंने एतराज़ किया था कि, और मैंने तो ये भी बोला था कि मिनॉरिटी कमीशन शुड बी फॉर मिनॉरिटीज़, बाय मिनॉरिटीज़, ऑफ मिनॉरिटीज़ के, ठीक है, और उसकी मिसाल भी दी थी। लेकिन क्योंकि हमारे जो दूसरे लोग हैं, जब तक उस पर बात नहीं करेंगे, बाकी ये तो मैं बोलूँगा कि पहले जो बनती थी उनसे बहुत अच्छी ये जो अभी कमीशन बनी है वो बहुत अच्छी बनी है माजी के निस्बत, क्योंकि पहली दफ़ा 70 सालों में उसका नॉन मुस्लिम में एक हिंदू जो है अभी चेयरमैन बना है। ये अच्छी बात है। बिल्कुल। ये क्रेडिट जो है इमरान खान को जाता है या उसकी हुकूमत को जाता है, अच्छी बात है। और दूसरा
कि इस कमीशन में जितने मेंबर आए हैं वो काफ़ी लर्नेड लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, और सवाए हम 2 लोग ऐसे हैं जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। एक मैं हूँ, एक हमारे चेयरमैन है, बाकी 10 लोग जो हैं उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। और उसमें सारा सफदर हैं, शी इज़ PhD पढ़ी लिखी खातून है। अल्बर्ट डेविड हैं, वो बहुत पढ़े लिखे एक काम करने वाले आदमी हैं। उसके बाद जो 2 मुसलमान भी दिए गए हैं वो बहुत, एक मौलाना अब्दुल खबीर साहब हैं जो अभी चांद देखने वाले उसकी कमेटी के चेयरमैन हैं, और एक नईमी साहब हैं वो, और बाकी हमारे आज़ादी तौर पर जो इस्लामी आइडियालॉजी काउंसिल है उसके चेयरमैन भी हमारे साथ किबलाया साहब हर मीटिंग में बैठते हैं। ही इज़ वेरी लर्नेड पर्सन, बहुत अच्छे नाइस आदमी हैं। ही इज़ PhD पढ़े लिखे हैं और हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके सिवा जो एक हिंदू है वो एक्स कमिश्नर है, तीसरा हमारा मेंबर, और सिख जो दिए गए हैं एक बच्चों का पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, तो वो भी मतलब दूसरा सिख भी वो पढ़े लिखे हैं। पारसी खातून जो हैं वो एक सेनेटर हैं, पढ़ी लिखी खातून, तो मतलब एक माजी के निस्बत बहुत अच्छी कमीशन बनाई गई है। लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि 70 सालों में किसी ने एक्ट बनाया नहीं, और हमने पहली दफ़ा बनाया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इमरान खान साहब की उसने पास नहीं करवाया, और अब उम्मीद करते हैं कि ये जो हुकूमत अभी आई है इनसे भी उम्मीद करते हैं कि ये एक्ट एक दफ़ा पास हो जाए, कि क्योंकि जब तक एक्ट पास नहीं होगा तो हम अंडर द रिलीजियस मिनिस्ट्री हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमारा इंडिपेंडेंट बजट नहीं है। अच्छा, आपने दूसरा पूछा कि इसके काम क्या हैं। मिनार्टी कमीशन बहुत बड़ा काम कर सकती है, उसके पास बहुत पावर होते हैं, लेकिन जब तक एक्ट बने तो उसमें हम सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं। कोई सिलेबस में अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उसमें हम गवर्नमेंट पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं, रिकमेंडेशन दे सकते, क्योंकि रिकमेंडेशन बॉडी है। तो लेकिन हम उसको कॉल कर सकते हैं किसी को भी, कोई भी कोई मैटर ऐसा हो जो किसी की जॉब का मसला हो, उसको डिस्क्रिमिनेशन की गई हो, नॉन मुस्लिम को जॉब, तो हम उसके जो अथॉरिटी को कॉल कर सकते हैं, उनसे जवाब मांग सकते हैं। तो बहुत सारी काफ़ी चीज़ें हैं जो ये कमीशन कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो हुआ है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। जैसे हमारी इस टेन्योर में हमारी 3-4 सब कमेटीज़ बनी थी। 2 सब कमेटीज़ का चेयरमैन मैं हूँ, एक फोर्स कन्वर्जन है जिसमें मैंने बाकायदे अपने बहुत उस पर बात की है हर जगह, और दूसरी एक सब कमेटी हमारी बनी थी कि NOC कमेटी, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी प्रॉपर्टी सेल होती हैं वो क्रिश्चियनों की हों या हिंदुओं की हों तो उसकी NOC कमीशन को देनी होती है। लेकिन 70 सालों में तो उनको रिलीजियस मिनिस्ट्री NOC दे देती थी, और कई दफ़ा वो गैर कानूनी बेची माजी में। लेकिन हमने अभी जो कमेटी बनी तो हमने उसके रूल्स बना दिए हैं कि कोई भी अभी हमारी NOC के बगैर बेच नहीं सकता। अगर कोई हमारी नॉलेज में नहीं है कि कोई भी उस पर हमारे यहाँ एप्लीकेशन देगा तो हम उसको रिविज़िट कर सकते हैं अगर गलत बेची गई। और हमने उसमें 3-4 चीज़ें बाकायदे बनाई कि कोई भी अगर बेचेगा तो पहले एप्लीकेशन देगा हमें, दूसरा हम उसको डिप्टी कमिश्नर को ये लेटर लिखेंगे कि उस एरिया का हमें रिपोर्ट करेगा कि ये वाकई प्रॉपर्टी जो कमेटी बेच रही है या बोर्ड बेच रही है इनके नाम पे है या नहीं है। और तीसरा ये भी है कि वो बेचने से पहले उसको एडवर्टाइज करेंगे डान और जंग में कि उसकी प्रॉपर वैल्यू मिले। चौथा हमने इसमें ये भी लिखा है कि वो एफिडेविट पे हमें लिख के देंगे रिटन में कि ये जो प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो इससे जो आमदनी होगी वो कम्युनिटी पे इस्तेमाल होगी, कोई ज़ाती खर्च पे नहीं कर सकता, तो वो भी हमें रिटन में देगा। अगर उन्होंने कोई मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्मेशन दी तो उनको अकॉर्डिंग लॉ पनिशमेंट हो सकती है। तो ये हमने एक पहली दफ़ा रूल्स बना दिए। और उसके अलावा एक
मीडिया कमेटी भी बन गई है, उसको अल्बर्ट देखते हैं कि कोई मीडिया में कोई चीज़ अगर ऐसी आ जाए। एजुकेशन पे एक कमेटी बनी है जिसको सारा सफदर हेड कर रही हैं कि उस पे भी कोई अगर कोई ऐसी बात आती है तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और सर हमारी दुआ है कि आप सब लोग इसमें कामयाब हों जो आप एफर्ट कर रहे हैं और एक्ट में आ जाए और ये सारी चीज़ें, और आप आपको अच्छे इख्तियारात मिलें और आप उनका अपनी जो नेशन है उसके लिए इस्तेमाल कर सकें। हम होप करते हैं कि ऐसा हो, खुदा करे कि अब की हुकूमतें, जो कि देखने में आ रहा है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो आई होप सो कि हम बेहतरी की उम्मीद रखेंगे और खुदा करे बेहतरी हो। आप ये बताइए कि जो आप क्या प्लान कर रहे हैं अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आपको इख्तियारात मिलते हैं, तो आइंदा के लिए आप कहाँ तक जा सकते हैं और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन कहाँ तक चीज़ें, क्या गोल्स हैं आपके कि आप इसको प्रूव करवा सकते हैं? असल में देखो, अब मैं भी खुदा का बिलीवर हूँ जैसे आपने, लेकिन मैं इस तरह चीज़ों को मानता नहीं हूँ कि मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो हम चीज़ करेंगे तब हमें मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसको बहुत पसंद करता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन हम सिर्फ दुआएं करते रहेंगे तो हमें हुकूक मिलने वाले नहीं हैं। और दूसरा, लाजमी है कमीशन को पावर मिलते हैं या मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर जहाँ मिलेगी तो मैं तो अपने राइट के लिए खड़ा हो जाता हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ, मीडिया में भी बोलता हूँ कि मुझे भी वो हुकूक मिलने चाहिए जो इमरान खान के हुकूक हैं, जो नवाज शरीफ के हुकूक हैं, जो बिलावल भुट्टो के हुकूक हैं, और जो ये मेरे हुकूक पे पाबंदी लगाई गई है इसको ख़त्म होना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको। बल्कि मैंने अपनी कमीशन में ये भी रखा था कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन आप हिंदू को बनाएं और वो भी मुझे बनाएं कि हम साबित करेंगे कि हम ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं और क्यों हम फेल गए हैं कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते जो कश्मीर में जुल्म होता है। और उसी जुल्म की वजह से हमारे साथ मुसलमान जो पाकिस्तान में रहता है वो नफ़रत करता है, क्योंकि वो मुझे भी हिंदू समझ के नफ़रत करता है, हालांकि मेरा हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो और उसकी मैं बताऊं कि जब मैंने ये मुतालबा रखा तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन ने मेरी सपोर्ट की कि बिलायाज ने कि डॉक्टर जयपाल का आइडिया सही है। और मैंने ये इस पे दलील दी थी कि जो 48 में पहली दफ़ा जंग लगी थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कश्मीर कमेटी का जो पहला चेयरमैन था वो हिंदू था, जोगिंदर नाथ मंडल, और उसको कायदे-ए-आज़म ने बनाया था। और ये मशहूर बात है कि लोहे को लोहा काटता है, देन वाई नॉट वी शुड टॉक अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। और ये जब तक मसला हल नहीं होगा तो हमारे जो मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रत है और हम उसमें फंसे रहेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जाए और हम दुनिया को साबित करके दिखाएंगे कि वी आर मोर सिंसियर विद आवर कंट्री देन एनी आवर मुस्लिम ब्रदर। बिल्कुल। और सर हमने आज तक साबित किया है, सारी माइनॉरिटीज़ ने आज तक ये साबित किया है कि जो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मुहब्बल वतन है और अपनी जान तक का कुर्बाना देते हैं। जी, जैसे आपने पहले जिक्र किया था, मैंने भी खुद पढ़ा है सेसिल चौधरी को और दूसरे जो 65 के वार में उन्होंने रोल प्ले किया। इसके अलावा कई हमारे फौजी हैं और आज तक हम सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये तो देखो हम प्रूव करते हैं और हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दें कि हमारे लोग जैसे डॉक्टर वकील बन के खिदमत कर रहे हैं तो वो फौजी बनकर भी खिदमत करेंगे, वो एम्बेसी में भी खिदमत करेंगे। और हर जगह पर ये जो मुझे अभी तक वो जुमला याद है कि जब माइकल जावेद को स्पीकर की कुर्सी पे बिठाया गया तो उसमें एक बोला था कि आपने स्वीपर को एक भंगी को बिठाया है। तो मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाता हूँ कि ये लोगों के जहन में ये चीज़ कहाँ से आती है कि ये सीखते कहाँ हैं, क्योंकि वो भी उतना ही सिटीज़न है, शहरी है, वो क्यों नहीं बैठ सकता है स्पीकर पे। जब हिंदुस्तान का सदर एक मुसलमान बन सकता है, हिंदुस्तान का एक वज़ीर ख़ारजा एक मुसलमान बन सकता है, हिंदुस्तान का वज़ीर तालीम एक मुसलमान बन सकता है, तो यहाँ पाकिस्तान में हमें अगर मिनिस्ट्रियाँ दी भी जाती हैं तो इतनी पावरफुल, अभी सेहत की मिनिस्ट्री किसी नॉन मुस्लिम को नहीं दी जाती,
एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं दी जाती, किसी को वज़ीर दाखिला नॉन मुस्लिम को, इंडिया में तो क्रिश्चियन को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो हमें अच्छी चीज़ें दुनिया से सीखनी चाहिए और जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं हमें उनको बतानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कायदे-ए-आज़म ने हमें दिया, हम सब मिलके एक गुलदस्ता है जिसमें हम तमाम उसके एक मेंबर हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, तो हम इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं और तरक्की याफ्ता भी बना सकते हैं। लेकिन हमें तमाम शहरियों को बराबर की इज़्ज़त, बराबर के राइट्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक ये बात बताइए कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह के, और कोशिश की जाती है उसको सेकुलर स्टेट से पीछे हटाया जाए, जो कि अभी डिक्लेयर भी हो चुका है। आपका की क्या राय है अगर ये डिक्लेयर हो जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसमें इस्लामी एक कानून जो है वो नाफिज हो जाता है, आप क्या समझते हैं माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात कहाँ तक जाएगी? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ख़दशात हैं? मैं समझता हूँ, देखें आप, हमारी कई लड़कियाँ जो कन्वर्ट होती हैं जब न उनको अच्छा वकील मिलता है तो वो केस बेचारे हार जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स मोस्टली अनपढ़ होते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करें आप। जी, गरीब भी होते हैं। तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो समझो कि हमारे वकील हैं। दुरुस्त। जब तक हमारा वकील होशियार नहीं होगा, वो असेंबली में खड़ा नहीं होगा, वो डिफेंड नहीं करेगा, वो बात नहीं करेगा, तो आपको खुद ब खुद तो हुकूक मिलेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ जब वो बात करते हैं तो हमें स्टैंड लेना चाहिए कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी और हमारे बड़ों ने इसलिए लिख के दिया था, पाकिस्तान में इसलिए शामिल हुए थे कि दिस इज़ अ सेक्युलर कंट्री। नहीं तो क्रिश्चियनों को SP सिंघा को वोट देने का क्या ज़रूरत थी? उसने वोट क्यों दिया? कि जब तक अगर वो वोट नहीं देता था तो आज जो पंजाब पाकिस्तान में वो शामिल ही नहीं हो सकता था। तो क्या SP सिंघा को अगर ये पता होता कि आप ये इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और हमें दूसरे नंबर का शहरी बनाएंगे तो SP सिंघा वोट क्यों करता? वो देता ही नहीं। जोगेंद्र नाथ मंडल को अगर ये पता होगा कि मुझे सेकंड क्लास आप सिटीज़न बनाएंगे तो वो वोट क्यों करता? तो उन्होंने तो जो वोट किया था पाकिस्तान को वो इस बुनियाद पे किया था, वो आर द इक्वल सिटीज़न। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये 11 अगस्त की स्पीच में हमारे साथ कमिटमेंट की है। तो मैं समझता हूँ उस पर अमल होना चाहिए और पाकिस्तान तरक्की भी तब कर सकता है। मैं समझता हूँ ये तरक्की में भी रुकावट है। अब बांग्लादेश हमारा भाई है, वो आज क्यों तरक्की करके गया है? बांग्लादेश ने अपने उसका इस्लामी जमहूरिया का नाम उसका हटाया है, अभी वो वहाँ नहीं है। उन्होंने तमाम शहरियों की इक्वलिटी दी है। उन्होंने एक आइन में ये चीज़ नहीं लिखी कि कोई एक सिटीज़न ये बन सकता है, एक सिटीज़न ये नहीं बन सकता है। तो मैं समझता हूँ हमें बांग्लादेश हमारा भाई है, हमारे साथ है। और बांग्लादेश मुस्लिम लीग की जो बुनियाद पड़ी थी वो बंगाल में पड़ी थी, बांग्लादेश में पड़ी थी, ढाका में पड़ी थी। तो हमें उससे सीखना चाहिए अपने भाई से। और अच्छी चीज़ें तो मैं कहना, कलेक्ट एवरी गुड थिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। हम जब तक अच्छी चीज़ें सीखेंगे नहीं, जो बांग्लादेश हमारे से एजुकेशन में, सेहत में तरक्की करके गया है, तो वो तरक्की हम क्यों नहीं कर सकते? और हम तो इन्हीं उलझनों में अभी तक फंसे हुए हैं, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। तो हम कब तरक्की पे फोकस करेंगे, कब हम आगे देखना शुरू करेंगे? क्योंकि अभी तो हम एक दूसरे के लिए नफ़रत ही फैला रहे हैं। जब मोहब्बत फैलाएंगे तब हम अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे लोगों को और तब जाके हम तरक्की भी करेंगे। ना सिर्फ हम करेंगे बल्कि पूरा पाकिस्तान करेगा। डॉक्टर जयपाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा हमें आज गुफ्तगू करके। मैं चाहूँगी कि यूनिटी पर और एफ़र्ट्स पर और अवेयरनेस पर एक माइनॉरिटीज़ को आप एक मैसेज दीजिए, मसीहियों को, हिंदुओं को, सिखों को, पारसियों को और जितने भी दूसरे हमारे साथ मजहबी अक़लियतें रहती हैं, बसती हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे मुल्क की तरक्की में खदमात सर अंजाम दे सकते हैं और कैसे अपने राइट्स हासिल कर सकते? मैं तो यही मैसेज दूंगा, देखें, जो जुल्म करता है वो भी जालिम होता है और जो जुल्म बर्दाश्त करता है वो होता है। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी करता है तो आप उसके साथ खिलाफ खड़े हो जाएं डटकर। जब तक आप नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े नहीं हो जाएंगे तो ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होने वाली नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तान में हम रहते हैं, हम भी उतने मोहब्बे वतन हैं जितने हमारे दूसरे मुसलमान भाई हैं और हमें ये बात करने की भी ज़रूरत है और माजी में जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं उसकी भी बात है।
दूसरा, जब असेंबली में कोई भी बिल आता है, वो सिंध असेंबली में बिल आया या नेशनल असेंबली में, तो मुझे ये दुख होता है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन ने, जब आपने देखा होगा तमाम सियासी पार्टियां जब कोई भी उनके रेजोल्यूशन उनके खिलाफ होता है, मंजूर नहीं होता है, तो वो वॉकआउट करती हैं। तो हमारे मेंबरों ने वॉकआउट क्यों नहीं किया? तो मैं कहता हूं कि तमाम मेंबर, वो किसी भी, मैं अगर पीटीआई से हूं तो मैं पहले ही बोलता हूं कि मैं पीटीआई में इसलिए शामिल हुआ हूं कि मुझे भी वही हकूक़ मिलें जो पीटीआई पाकिस्तान में दूसरे शहरियों को हैं। मैं पीटीआई में इसलिए नहीं हुआ कि मैं सिर्फ नारे लगाऊं या पीछे लगूं, मैं अपने हुकूक के लिए आया हूं। तो तमाम पार्टियों में जो भी लोग पीपल्स पार्टी में काम करते हैं, नून लीग में काम करते हैं, उन तमाम को मिलके पार्टी कोई भी हम काम करें, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम के साथ कोई ज़्यादती होती है तो उसमें तमाम लोगों को हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। फोर्स कन्वर्जन हो, हमारे साथ जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन हो, हमें पाकिस्तान में जो 5% अगर सिविल अवार्ड्स नहीं दिए जाते उसकी बात हो, या हमें मिनिस्ट्रियां क्यों नहीं दी जाती, हमें 5% मिनिस्ट्रियां भी मिलनी चाहिए, हमें सिर्फ लोअर जॉब्स नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस पे तमाम पार्लियामेंटेरियन को, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, या हमें मिलकर बात करनी पड़ेगी, और इस हक़ के लिए जब तक हम मिल के नहीं लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये हक़ हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयपाल साहब, आपके कीमती वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of